बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला जो आर्टिकल है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, या सॉइल है, या वाइल्ड लाइफ है, या इवन आप कह सकते हैं जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज या तो ख़त्म हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। ठीक हो गया। जो नॉन रीन्यूएबल है वो आमतौर पे ख़त्म नहीं होते, तो आमतौर पे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, और आमतौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसकी स्टेटमेंट इसी तरह आती है, राइट ए डिटेल नोट ऑन डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले जब हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो वहाँ दो किस्म के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, एक फिजिकल है, दूसरे बायोलॉजिकल। फिजिकल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वाटर, एयर, सॉइल, केमिकल एलिमेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। और बायोलॉजिकल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे बायोलॉजिकल में आ जाते हैं, और द लिविंग स्पीशी। ठीक हो गया। तो ये दो तरह के रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल और बायोलॉजिकल। उसके बाद इंसान क्या करता है, जैसे हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की कि जब भी इंसान अपने फ़ायदे के लिए जो इन्वायरमेंट है उसको सेक्रीफाइस करता है, उसको कुर्बान करना शुरू कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो रिसोर्सेज हैं ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इंसान की जो एक्टिविटी है ओवर फिशिंग, वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं पैसे कमाने के लिए। ओवर हंटिंग, शिकार करना शुरू कर देते हैं, जैसे शेर का शिकार किया जाता है, हाथी का शिकार किया जाता है। अब वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उनकी खाल को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के लेदर्स, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें बनाई जाती हैं। अब इंसान ने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ओवर फिशिंग स्टार्ट कर दी, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हंटिंग स्टार्ट कर दी, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि काफ़ी सारी दुनिया से ऐसी स्पीशी हैं जो ख़त्म होना शुरू हो। जैसे पांडा, बड़ा खूबसूरत जानवर है, लेकिन इंसान ने उसकी खाल को हासिल करने के लिए, ताकि उससे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स, अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिश की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें तो नहीं, ख्वाहिश की चीज़ें बनाने के लिए अब उसने पांडा का शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे अब वो इंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर आ गया, दुनिया से उसकी अमाउंट ख़त्म होना शुरू हो गई। तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए जब काम करता है तो उसका नुकसान ये होता है कि काफ़ी सारी स्पीशी क्या होना शुरू हो जाती है, दुनिया से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जैसे ओवर फिशिंग को ही हम ले लें। ओवर फिशिंग, काफ़ी सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ जो आबादी का जो सोर्स ऑफ फूड है वो सिर्फ समंदर का पानी से निकलने वाला जो फूड है उसका एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब चूंकि उन ममालिक की आबादी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है जो फिशिंग है, मछलियाँ पकड़ने का प्रोसेस है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज़्यादा ओवर फिशिंग होती जाएगी तो वहाँ जो स्पीशी हैं ऑटोमेटिकली वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो मैनी कंट्रीज डिपेंड अपॉन फूड फ्रॉम द सी। काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ उस फूड पे डिपेंड करते हैं जो समंदर से आ रहा है। इसका नुकसान क्या होगा, ओवर फिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्टिव कोस्टल वाटर, प्रोडक्टिव कोस्टल वाटर से, कोस्टल कहते हैं साहिल को, यानी आमतौर पे साहिल इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा मछलियाँ मौजूद हैं, जहाँ फूड प्रोड्यूस हो रहा है मछलियों की शक्ल के अंदर, या कोई दूसरे आप कह सकते हैं जो समुद्री जानवर हैं जिनको एज ए फूड इस्तेमाल किया, उनकी शक्ल के अंदर जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिस वाटर के अंदर फूड प्रोड्यूस हो प्रोडक्टिव कोस्टल वाटर कहलाता है। तो ये ममालिक क्या करते हैं, चूँकि इन ममालिक का सारा डिपेंडेंस, सारा इन्हिसार ही उस फूड के ऊपर है जो समंदर से आता है, तो इसका नुकसान ये होगा कि ये ओवर फिशिंग स्टार्ट करे, क्योंकि इन ममालिक की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। ओवर फिशिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा, वही एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज होना शुरू हो जाएंगे, और जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम खुश्की की बात करें तो खुश्की पर इंसान रहता है। अब नेचर ने खुश्की पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के फॉरेस्ट दिए हैं, वुडलैंड्स दिए हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, कटिंग डाउन ऑफ नेचुरल वुडलैंड, इन फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू कर दे। मकसद क्या होता है, ताकि ज़मीन को साफ़ किया जाए, वहाँ एग्रीकल्चर की जाए, वहाँ घर बनाए जाए, वहाँ आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज लगाई जाए। बिल्डिंग मटेरियल, काफ़ी सारे जैसे लकड़ी हासिल होती है वो बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है। फ्यूल रिक्वायरमेंट, अपनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। अब इन सारे मकासद को हासिल करने के लिए इंसान क्या करता है, जो नेचुरल वुडलैंड है, जो जंगल है, इंसान उनको साफ करना शुरू कर दे। और ये जो प्रोसेस है जिसमें इंसान किसी वुडलैंड को या फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा है, कट कर रहा है, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन जंगल लगाने को कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है जंगल को खत्म करना। अच्छा, उसके बाद इसका नुकसान क्या होगा, अब जंगल सिर्फ इन चीज़ों
का मटेरियल नहीं रखता कि बिल्डिंग मटेरियल इसके पास है, फ्यूल इसके पास है। ये हैबिटेट है थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज का। काफी सारे स्पीशीज ऐसी हैं जो इस एनवायरनमेंट के अंदर रह रही हैं। तो ऑटोमेटिकली या कह सकते हैं काफी सारी स्पीशी का ये घर है। जब जंगल खत्म हो गया तो किसी का घर अगर डिस्ट्रॉय कर दें, स्पीशी तो दूसरी जगह नहीं रहती ना, स्पीशी की तो खासियत है वो अपनी जगह पर रहना पसंद करती है, तो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक्सटिंक्शन का एक बहुत बड़ा काज है। इंसान ने हैबिटेट को खत्म किया तो हैबिटेट की वजह से ऑटोमेटिकली स्पीशी क्या हो गई, खत्म होगी। ओवर यूज ऑफ लैंड, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि हमारी जो जमीन है उसका सिर्फ 30% हिस्सा है जो खुश्की है और रिमाइंडर इज कवर्ड विद वाटर, जो बाकी हिस्सा है वो पानी ने कवर किया हुआ है। इंसान खुश्की पर रहता है। अब इंसान की आबादी चूंकि तेजी से बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मेक मोर यूज ऑफ लैंड। अब जो खुश्की है, अब खुश्की पर सिर्फ इंसान नहीं रहता, काफी सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो हक तो सबका है कि उस लैंड को ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल करें, लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान की जो बढ़ती हुई आबादी होती है वो ज्यादा से ज्यादा लैंड को इस्तेमाल खुद करना चाहता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो बाकी स्पीशीज हैं वो अपनी जगह से महरूम हो जाएंगी और या तो उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो यही बात लिखी है कि इसकी जो बढ़ती हुई आबादी है वो लैंड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जिसके नुकसान के डिप्राइविंग अदर एनिमल ऑफ इट। तो जो दूसरे जानवर हैं उनकी जगह से उनको महरूम कर रही है, उनको अपने घर से निकाल रहा है इंसान। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जो इकोसिस्टम की खूबसूरती है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे हमने फूड वेब में डिस्कस किया था कि फूड वेब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी नेचुरल इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये बात हमने डिस्कस की थी कि जितनी ज्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी फूड वेब उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाएगी, क्योंकि अगर एक फूड चेन टूटती है तो उन ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरी फूड चेन से सपोर्ट मिल रही होती। इंसान जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगा, खत्म डायरेक्टली नहीं करता, आमतौर पर इनडायरेक्टली, कि उनकी हैबिटेट खत्म कर दी, उनके फूड खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक्सटिंक्शन हो रही, तो ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम सिंपल होता जाएगा। और सिंपल चीज के अंदर फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी कम होती है, सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इस वजह से आहिस्ते आहिस्ते इकोसिस्टम भी क्या होना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब इंसान की आबादी बढ़ेगी तो इसके इफेक्ट क्या होगा कि रिक्वायर मोर लैंड, उसको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी। किस लिए, घर बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, जैसे पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, ये सारे फिश फार्म, इनको बनाने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह, रिक्रिएशन तफरीही मकामात को कहा जाता है, जैसे पार्क वगैरह हैं, रोड वगैरह बनाने के लिए इसको जगह चाहिए। अब जाहिर बात है जब इसको जगह चाहिए तो फिर ये क्या करेगा, दूसरे एनिमल की जो जगह है उन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उनको अपने घर से क्या करेगा, महरूम करेगा। उसके बाद उसको ज्यादा फूड चाहिए ताकि वो अपने जो जितने भी इंसान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खुराक दे सके। बहरहाल इसका भी इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जमीन इस्तेमाल होगी, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की जाएगी, फॉरेस्ट को खत्म किया जाएगा। रिजल्ट वही निकलेगा कि दूसरी जो स्पीशी हैं उनकी एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ओवर यूज ऑफ वाटर, यानी पानी को भी वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। जरूरत से ज्यादा से क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम जरूरत से ज्यादा से क्या मुराद है, अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल नहाना है तो हमें 1 या 2 बाल्टी पानी की सफिशिएंट है, लेकिन इंसान जैसे गर्मियों के अंदर इंसान क्या करता है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो बाज़ दफ़े 1-1 घंटा नहाता रहता है। अब ये ओवर यूज हो गया। तो इसी तरह जिस वक्त इंसान अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में आएगा, जैसे उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए उसको डैम बनाने पड़ेंगे, अब डैम बनाने के लिए उसको पानी स्टोर करना पड़ेगा, तो जो नेचुरल फ्लो हो रहा है पानी का वो ऑटोमेटिकली इफेक्टेड होगा। यानी इंसान क्या कर रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह वाटर के भी जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि दिन ब दिन पानी दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन साफ पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा, क्योंकि पानी को इस्तेमाल करने के बाद रिसाइकल करना ये नेचर का काम है और नेचर अपनी लिमिट के अंदर काम कर रही है। ये नहीं कि इंसान अगर ज़्यादा ख़राब है तो नेचर ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी, ऐसे नहीं है। नेचर के एक प्रोसेस है, वो अपने उस प्रोसेस के अंदर ही वर्क करती है, ठीक है। अगर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इंसान का जो पानी है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस उतना है। फिर इंसान क्या करते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस उसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये सारी वो जरूर चीज़ें हैं जो इंसान
की वजह से हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है, जो साफ़ पानी है जिसको इस्तेमाल इंसान ने करना है या दूसरे ऑर्गेनिज्म ने करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म। अच्छा, इंसान खुद भी कोशिश करते हैं, जैसे वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगा लिया, ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया, लेकिन ये सारे प्रोसेस इतने स्लो हैं, इतने स्लो हैं कि आम तौर पे ये, यानी जो इंसान ने पानी को ख़राब किया है उसको रिसाइकल, क्योंकि जितना पानी ख़राब हो उतना रिसाइकल हो, फिर इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। अगर पानी ज़्यादा ख़राब हो, रिसाइकलिंग स्लो हो, आहिस्ता आहिस्ता पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू। और पानी कम होना शुरू हो जाए तो इंसान का अपना वजूद क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो ओवर यूज ऑफ वाटर इफेक्ट द रिसाइकलिंग प्रोसेस। वाटर इज रैपिडली यूज फ्रॉम द रिजर्व्स। पानी को इतना तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे नहरें निकाली जा रही हैं उससे, यानी जो नेचुरल फ्लो था पानी का उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। दैट इज नॉट रिप्लेस फास्ट इनफ बाय द रेनफॉल। अब नेचर में आमतौर पे जो सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो रेनफॉल है, कि समंदर में पानी जाता है, बारिश के जरिए से वो पानी दोबारा इस्तेमाल के लिए आ जाता है। इस तरह इंसान खुद क्या करता है, वाटर प्योरिफिकेशन करता है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस इतने स्लो हैं कि इंसान जितनी तेज़ी से पानी के को इस्तेमाल कर रहा है या इस्तेमाल या ख़राब कर रहा है, तो ये नेचुरल प्रोसेस उस पानी को रिकवर करने के लिए इनसफिशिएंट है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हदीस में भी आता है कि जिस वक्त अगर तुम नहर के किनारे भी वज़ू कर रहे हो तो वहाँ भी पानी अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी भी क़यामत वाले दिन पूछ होगी। यानी हमारा जो मज़हब है उसने तो बहुत प्यारे अंदाज के अंदर हर चीज़ की लिमिटेशन बताई है कि आपने इसको इतना इस्तेमाल करना है, एतदाल के साथ इस्तेमाल करना है। तो अगर हम अपनी जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ही फॉलो करना शुरू करें तो ये जितने भी प्रॉब्लम है ये सारे के सारे हल। जैसे हम अपनी ख्वाहिशात को ही लिमिटेड बना लें, अपनी ख्वाहिशात को ही कम कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होना शुरू कम इस्तेमाल होना शुरू होंगे, उनका जो ड्यूरेशन है इस्तेमाल का वो बढ़ जाएगा। यानी इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात पे ही काबू पा ले, जो हमारा मजहब कहता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सारी दुनिया के मसाइल हैं ये हल होना शुरू हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स, तो इस पर भी पहले बहुत डिस्कस हो चुकी है। ये कोल, ऑयल, पीट, ये सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। पीट क्या है, ये हमने एनर्जी में जब फॉसिल फ्यूल को डिस्कस किया था तो एक डायग्राम डिस्कस की थी कि कोल फॉर्मेशन में ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं पीट का बनना। सबसे पहले डेड प्लांट होते हैं, उससे पीट बनते हैं, उसके बाद लिग्नाइट बनते हैं, उसके बाद कोल फॉर्मेशन होती है। तो कोल, ऑयल, पीट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये सारे जो फॉसिल फ्यूल है जब इनको बर्न किया जाता है तो एक तो हमारा फ़ायदा ये हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी, अब जैसे हमने लकड़ी को जलाया, उससे हमें खाना पकाया, लेकिन जब वो खाना ठंडा होगा तो वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। हमने पानी गर्म किया, ठीक है, जब वो गर्म पानी ठंडा होगा तो उसकी सारी एनर्जी क्या एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। हमने पेट्रोल को गाड़ियों में जलाया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एनर्जी है वो किस में जा रही है, एटमॉस्फेयर। तो जितनी भी एनर्जी हम निकालते जा रहे हैं उनका फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो इन्वायरमेंट है। तो एनर्जी इस्तेमाल होने के बाद किस में चली जाती है, स्पेस में चली जाती है। लेकिन सिर्फ फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से एनर्जी नहीं निकलती, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है, क्योंकि जितने भी फॉसिल फ्यूल है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर। और एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए किसी चीज का ऑर्गेनिक होना क्या है, जरूरी है। तो जब ये बर्न किए जाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जो वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो फॉसिल फ्यूल है ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल, सिर्फ ये नहीं अपार्ट बीइंग एनर्जी रिसोर्स कि हम इनको एनर्जी के रिसोर्स के, तो चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनके ऊपर जब मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं तो इससे लातादाद किस्म के केमिकल्स बनते हैं। उनके नाम क्या है, जैसे मेडिसिन हैं, फर्टिलाइजर हैं, प्लास्टिक्स हैं। इसी तरह जो मैन मेड फाइबर्स हैं, एक तो धागा नेचुरल होता है ना, जैसे रेशम का धागा होता है, बाज़ धागे ऐसे होते हैं जो इंसान प्लास्टिक वगैरह के जो इंसान खुद बनाता है, डाइज, काफ़ी सारे जो रंग हैं, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट, एक्सक्लूसिव परफ्यूम, सिंथेटिक फ्लेवर, तो ये काफ़ी सारी केमिकल चीज़ें हैं जो इन फॉसिल फ्यूल के केमिकल रिएक्शंस की वजह से बन रही होती है। और इनमें से अक्सर चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स को हम, चूँकि ये लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, और जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है अगर दोबारा बन नहीं रही तो ऑटोमेटिकली उसने ख़त्म ही होना है।
तो इस वजह से अगर हम इनका कोई एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक तो इफेक्ट ये होगा कि ये फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन का, और जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उतने ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर को ये पालूट यानी पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर की होती चली जाए। दो नुकसान आते हैं, फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे और पॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जितनी भी हमने बातें की हैं उन सब का मकसद ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को ख़राब करें, अपने रिसोर्स को ख़त्म करें। और अगर नेचुरल रिसोर्स ख़राब हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, ये सिर्फ दूसरी स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये इंसान के खुद को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी है। इस वजह से हर चीज़ एहतियात के साथ, म्याना रवि के साथ, एतदाल पसंदी के साथ, क्योंकि ज़िंदगी जो बेस्ट गुजरती है वो एतदाल पसंदी के साथ। अगर इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तब भी मुश्किल है। तो इस वजह से जो हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें तालीमात देता है कि हमने चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है, अपनी ख्वाहिशात को किस तरह कंट्रोल करना है। अगर हम अपने दीन या अपने मज़हब के ऊपर अमल पैरा हों तो ऑटोमेटिकली जो सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं ये ख़त्म होना शुरू। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।